So now in this video we are going to start a new topic that is known as cash budget, right? You can say, let me give you the brief introduction of that, the cash budget. First, let me tell you, it is a part of budgetary control, right? Budgetary control system. What is budgetary control? What are the techniques of budgetary control? What are the benefits and merits, right? I will make a separate video for that, budgetary control, and that is a theoretical aspect. But if we go in detail in the budgetary control, there are some types of budget, right? There are different types of budget, but कुछ budgets के types होते हैं, right? तो बजट्स के टाइप में जो इस वीडियो में मैं लेना चाह रहा हूँ, दैट्स आई एम गोइंग टू पिक अप द फर्स्ट टाइप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द बजट, दैट इज अ कैश बजट, राइट? तो बजटरी कंट्रोल, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज अ टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज आल्सो यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड समवेयर इट इज आल्सो यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि बजटरी कंट्रोल इज एन ऑप्शनल, राइट? बजटरी कंट्रोल जो है वो ऑप्शनल टेक्निक है. तो जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की ही वो टेक्निक है. तो उसी का पार्ट है आपका कैश बजट, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल केसेस, राइट? तो व्हाट आर दोज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस दैट विल राइट कम लेटर. लेट मी टेल यू द बेसिक फॉर्मेट ऑफ दैट कैश बजट. कैश बजट का बनाने का फॉर्मेट क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी सिंपल. कैश बजट का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है. देखिए, बजट का मतलब ही फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा. वेयर यू आर यूजिंग द वर्ड बजट, इट डज मीन द फोरकास्टिंग एंड फोरकास्टिंग इज ऑलवेज रिलेटेड अबाउट द फ्यूचर. तो बजट का मतलब भी ये होता है कि यानी हमारे फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस की प्रोबेबिलिटी है जो होंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर एंड व्हाट आर दोज रेवेन्यूज, right? What are those cash will be collected in the few next months. So be very careful. The budget is always prepared for the future and it is based on some estimation कि आप फ्यूचर में इतना कैश आप कहीं से रिकवर करोगे और इतना कहीं आप पे करोगे. तो what will be the balance of cash in the each of every month, यानी हमारा कैश का बैलेंस क्या होगा हर महीने में. तो इट डज मीन कि हियर इट इज़ क्लियर टू यू कि मैंने क्या कहा, मंथली. तो इसका मतलब क्या है कि कैश बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड मंथली. हर मंथ के एंड में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा हर मंथ के एंड में कितना हमारे पास कैश बचेगा. दैट इज नोन एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये ध्यान रखिएगा. तो हर मंथ के ओपनिंग में हम उसको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बोलते हैं और हर मंथ के एंड में जो बचेगा वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है. तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एंड टू बी पॉन्डर्ड इज दैट कि बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड मंथ बेसिस. तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में बजट बनाया जाता है. तो आप लोग क्लियर हो गया कि मंथली. अब कितने मंथ्स के लिए बनाया जा रहा है? ये बनाया तो पूरे 12 महीने के लिए जाता है प्रैक्टिकली देखा जाए, लेकिन बट हियर यू हैव टू बी कॉशियस इन द क्वेश्चन कि आपसे कितने मंथ्स का पूछा है बनाने के लिए. ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राइट? हाउ many months you have to prepare the cash budget for. For example, generally it is seen in the question that you are always asked to prepare the budget for 3 months generally. तो उसी को लेकर मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको पहले, फिर हम लेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ. तो फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल. तो जैसा मैंने आपको बोला, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड मंथली बेसिस. Suppose it is assumed, suppose the budget is prepared for 3 months, right? So how many months you are preparing the budget, that you have to prepare the separate column for the months. Means I am saying the 3 months like this. Suppose they are October, November, December. Here will you write the cash budget ended for the month. इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे ईयर. उसी तरह से आप यहाँ ईयर में मेंशन कर दोगे. तो मंथ्स आपने जितने मान लीजिए 5 महीने के लिए बनाना है, तो यू राइट यू विल प्रिपेयर द 5 कॉलम. इफ इट इज टू बी प्रिपेयर फॉर 6 months, यू विल मेक द कॉलम 6, राइट? तो आप उसी तरह से उतने ही कॉलम आप बनाते चले जाओगे जितने मंथ्स के लिए आपको कहा जाएगा. बट जनरली इट इज सीन इन द क्वेश्चन, एज आई राइट, इट इज माई ऑब्जर्वेशन, जनरली इट इज सीन इन द क्वेश्चन, इट इज बजट यू आर ऑलवेज आस्क्ड टू प्रिपेयर फॉर 3 months, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट में भी 3 months का यहाँ लिया है. ऑलराइट, सबसे पहले चीज जो यहां शो करी जाती है, द फर्स्ट थिंग टू बी शोन इन द कैश बजट, दैट इज opening balance, right? This is the word you start the cash budget, right?
यही वो वर्ड, ये वो आपका फ्रेज है जिससे आप कैश बजट स्टार्ट करते हो। क्या है वो? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस, राइट। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बट इट डज सिग्निफाई इट सेल्फ दैट इट इज इट कैश, कैश का बजट। तो जिस मंथ का भी आपको ओपनिंग, हर मंथ का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, एंड राइट उसके बाद आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। द फर्स्ट थिंग टू बी ब्रॉट इन द कैश बजट दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश और सम एनी अदर इन्फॉर्मेशन, सम एनी अदर हिंट, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे दिया होगा, लेकिन पहले आपको यही फॉर्मेट में लिखा जाता है। फिर देयर आर मेन टू हेड्स ऑफ कैश बजट। वन इज कैपिटल ए, हम लिखते हैं यहाँ पर, ये आपका कैपिटल ए, इसको बोलते हैं हम रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स का मतलब ये कैश रिसीप्ट्स है। तो हियर यू हैव टू बी अवेयर अगेन दैट तो कैश बजट इग्नोर्स द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट ओनली टेक्स दोज ट्रांजेक्शंस विच अफेक्ट्स कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ये ध्यान रखिएगा, जिनसे आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो अफेक्ट होता है, ये ट्रांजेक्शन उन्हीं को लेगा, क्योंकि ये क्या है? कैश बजट है। इट मीन्स ओनली कंसिडर्स कैश ट्रांजेक्शंस, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। इट कंप्लीटली इग्नोर्स द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो हम सिर्फ बोलेंगे तो रिसीप्ट्स, कैश रिसीप्ट्स हैं ये सारी आपकी। अब जनरली रिसीप्ट्स में क्या क्या होती हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फॉर्मेट में। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग दैट इज कैश सेल्स। दिस इज द बिगेस्ट अमाउंट, राइट। you are recovering the cash from, right, you are increasing your cash from। सबसे बड़ा जो अमाउंट किसी भी बिजनेस में जो कैश का आता है वो कहाँ से आता है? सेल्स से, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कैश सेल्स, जितना आपको क्वेश्चन दिया होगा हर मंथ का आपका कितना कितना कैश में सेल हो रहा है। मंथली सेल्स होती हैं, फोर्टनाइटली होती हैं, राइट, डेली बेसिस पे सेल होती हैं, बट यू विल कैलकुलेट हियर द मंथली सेल्स, राइट, हियर। आफ्टर दैट द सेकेंड इज रिकवरी recovery from debtors, right। Here recovery from debtors का मतलब ये है कि there are two aspects of sales, one is cash sales, another is credit sales, but credit sales is subject to be converted into cash। Mind it what I am saying, कैश सेल्स तो वो हो गया उसी टाइम को आप जो कैश मिल गया, बट क्रेडिट सेल्स मीन्स उधार सेल, बट उधार भी तो आपको कभी ना कभी मिलेगी, right। Maybe you will recover it after 15 days, maybe you will recover after 10 days, maybe you will recover after 1 month, 2 months, or whatever it is given in the question। But the second head is that कि how much you are recovering from debtors, means how much cash you are recovering from debtors, you will mention here। debtors का मतलब जिनको whom you have extended credit sales, जिनको आपने credit sales extend किया है, वो यहाँ पर आ गया, right। any other, यहाँ आप लिखोगे third is any other रिसीप्ट्स। एनी अदर रिसीप्ट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक डिविडेंड, लाइक इंटरेस्ट, like sale of any asset, whatever। That's why I'm not right naming here because it is not prefixed कि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही होगा कि it will depend in the question whatever the information is given you will write। but generally कि आपको कह दिया कि कभी किसी मंथ में डिविडेंड आया, किसी मंथ में इंटरेस्ट आया, किसी मंथ में कैश आया, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो यहाँ मैंने लिख दिया एनी अदर रिसीप्ट्स, अगर कोई रिसीप्ट्स है इसके अलावा, ठीक है। तो what you do here is you generally total it here, यहीं आप इसको टोटल कर लोगे, राइट। it will be the total of a head का यहाँ टोटल हो जाएगा। now the second opposite side of the cash budget is payments। payments here means cash payments, all right। cash payments, अब cash payments में भी इसी तरह से सबसे पहले सबसे बड़ा अमाउंट कैश में हमारा कहाँ जाता है? पेमेंट्स में। पेमेंट्स में जाएगा हमारा कैश परचेज। सबसे पहली चीज़, अगर हमने परचेज किया है, व्हाट वी आर परचेजिंग, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल और परचेजिंग ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडेबल गुड्स और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ बार बार, राइट। तो कहीं कहीं तो सेम होता है और कहीं कहीं अलग होगा। एज आई हैव टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ फैक्ट्री वेयर आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर गुड्स, तो आई विल परचेज द रॉ मटेरियल बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। तो वो रॉ मटेरियल परचेज हो गया मेरा, बट वो मेरे लिए है तो उसी मेन पार्ट तो वही है ना मेरा फैक्ट्री का, जिसको मैं आगे बेचूंगा। बट इफ़ आई एम हैविंग अ शॉप
where I'm not manufacturing anything, but I'm buying goods and I'm selling it forward, right? तो that goods will be again tradable goods, उसको हम बोलेंगे tradable goods, तो वो भी परचेज में ही आता है आपका। तो दोनों चीज़ आपकी स्टॉक में परचेज में आती हैं, जो दोनों चीज़ को हम एक तरह से रॉ मटेरियल कह सकते हैं। अगर मेरी दुकान है, मेरी गारमेंट्स की दुकान है, साहब मैं गारमेंट्स दिल्ली से खरीद के लेकर आ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ट्रेडेबल गुड्स ही हुआ, इनडायरेक्टली दैट हैज़ बिकम अ रॉ मटेरियल, बिकॉज उसको ही तो मैं कैश में कन्वर्ट करूँगा आगे बेचकर, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये हुआ हमारा कैश परचेज। फिर इसी तरह से जैसे आपने यहाँ लिखा रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, यहाँ होगा आपका पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, right? Payment made to creditors. Here the 2 points are just opposite of that. Debtors whom you have to, right? Means debtor from whom you have to receive the cash, right? जिनको whom you have extended credit sales, जिनको आपने credit sales extend किया, जिनसे आपको पैसा recover करना है, वो तो आपका पैसा आएगा। And the creditors are the party whom you have to pay, जिनको आपको पे करना है, तो आपका पैसा जाएगा, तो आपका वो पेमेंट्स में आएगा। That they are known your creditors। तो बिजनेस में creditors and debtors they are the coexistent parties। ऐसा होगा ही हमेशा, हर बिजनेस में डेटर्स भी होंगे, हर बिजनेस में क्रेडिटर्स भी होंगे। ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां डेटर्स और क्रेडिटर्स ना हो, बल्कि देखा जाए तो बिजनेस ज़्यादातर आपके क्रेडिट सिस्टम पर ही चलते हैं। बट यहाँ पर हम लिख रहे हैं अब पेमेंट्स। अब मान लीजिए पेमेंट्स किसको हम कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने उधार परचेस किया होगा, बट उस टाइम तो हम कैश में नहीं दिखाएंगे अफेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव परचेस गुड्स फ्रॉम एनी पार्टी ऑन क्रेडिट, बट देयर विल बी अ टाइम, राइट, आई हैव टू पे। एक टाइम तो होगा ना जहाँ मुझे पे करना है, तो उस टाइम में मैं यहाँ लिखूंगा मे बी आई विल बी पेइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो मैं यहाँ लिखूंगा मे बी आई विल बी पेइंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो मैं यहाँ लिखूंगा, राइट। तो यहाँ आपका पेमेंट आ जाएगा। फिर जनरली जो रिपीटेटिव है आपका थर्ड थिंग इज टू बी ब्रॉट हियर, वेजेस या लेबर। अगेन इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योर वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा। वेजेस और लेबर, आई एम टेलिंग यू अगेन इट्स माई हैबिट टू जस्ट राइट रिपीट द थिंग्स, ताकि आपको बार बार अच्छी तरह से याद हो जाए। वेजेस और लेबर वो भी आपका प्योर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, राइट। जैसे जैसे आपका वेजेस वो बढ़ेगा, आपका लेबर भी बढ़ता जाता है। देन वेजेस और लेबर के बाद आपके आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर पेमेंट्स। फिर आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, sorry, those expenses which are related to the factory और any other overheads, any other payments में आ जाएंगे आपके अदर पेमेंट्स में। अदर पेमेंट्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कमीशन हो सकता है, कोई भी अगर आपको दे रखा है, मे बी यू आर। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इज परचेज ऑफ एनी asset, maybe you are purchasing any asset in the particular month, तो वो यहाँ आ जाएगा आपका purchase of any asset, right। तो these are some points which will repeat in the question, that's why I'm just not telling you the fixed point के साथ यही हैं, बट ये आपको जनरली कैश बजट के पॉइंट ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये सारे ही आइटम बार बार रिपीट करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट पहले तो मुझे समझाना है। अब आप क्या करोगे, ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद ये हाँ इसको भी टोटल कर लोगे, राइट। ये हो जाएगा आपका टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा। देन व्हाट यू विल डू, दिस इज अगेन टोटल। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू हियर इज ए माइनस बी, मीन्स दिस ए विल माइनस बी मीन्स दिस इंटायर हेड बी विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। ए से आप इसको माइनस कर देंगे, राइट। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब नाउ हियर फर्स्ट आपको क्या करना होगा, पहले सिर्फ जो भी प्रीवियस मंथ होगा पहले आप उसकी पूरा कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर है, अक्टूबर का आप टोटल यहाँ करोगे, इस टोटल का जो भी आपका पेमेंट्स का टोटल आएगा, दिस टोटल राइट, ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जो भी बैलेंस आएगा दिस विल बी ट्रीटेड एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश
Now here you have to be conscious and you have to aware that this closing balance of cash will be considered as opening balance of the next month. ये ध्यान रखिएगा. तो जो यहाँ बैलेंस आपका निकल कर आएगा फिर आप उसको यहाँ लिखोगे, right? Because it has to be treated as the opening balance of the cash of the next month. Then you have to total it. Then again this will be already totaled, and this, right, B head B will be subtracted from A, and you will calculate the balance here. Then again the balance which will come here, the closing balance of cash here, will be shifted here, जो यहाँ आएगा, and this will be treated as the opening balance of the next one, and the continuously, right, the same cycle will go on. इस तरह से आपको आगे जितने भी मंथ्स के लिए कहा है, बट द पॉइंट इज दैट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑफ एनी मंथ विल बी ट्रीटेड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ. एंड ये कॉमन सेंस की बात है. ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो ये भी किसी ना किसी मंथ का तो क्लोजिंग बैलेंस ही होगा ना. तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा और आपको ये चीज़ बनानी इसी तरह से होगी, इसी फॉर्मेट में. तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, राइट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैश बजट ऑफ मैनेजमेंट, राइट. कैश बजट मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. एंड हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज यू विल सी व्हेन आई विल टेक अ इलस्ट्रेशन इन द क्वेश्चन. बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू टेल यू द बेसिक फॉर्मेट, right, easiest format of the cash budget, so that you could be acquainted with the format first, then later on we will be taking the question. I hope then this video could be meaningful for you, and thanks for watching this video patiently. See you in the next video with the illustration of the question. Thank you. Bye.